नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम फिज़िक्स देखेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि यूनिट के ऊपर बेस्ड है, इकाई के ऊपर बेस्ड है। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में लूसेंट के 2 चैप्टर्स एंशिएंट हिस्ट्री से कर लिया है और एक चैप्टर बायोलॉजी से कर लिया है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज करते हैं फिज़िक्स और इस चैप्टर में देखते हैं यूनिट के बारे में क्या है। फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, फिर डिफरेंट यूनिट्स के एग्जाम्पल देखेंगे। फिर क्या है यहाँ पे, हाँ कुछ मेज़र्स भी देखेंगे, जैसे कि 1 क्विंटल में कितना केजीज होता है, 1 सोलर डे क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर ये मीनिंग्स देख लेंगे, डेका का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, गीगा, पेटा, एक्साजेटा, ये सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी अगर है और उसको हम मेज़र करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हम मेज़र करेंगे, जिस स्टैंडर्ड से हम जिस स्टैंडर्ड का यूज़ करके हम मेज़र करेंगे उस फिज़िकल क्वांटिटी को, उसको हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 किलो सामान हम बोलते हैं, फिर लेंथ अगर बोलना होता है मीटर्स में बोलते हैं, सेंटीमीटर में बोलते हैं, मिलीमीटर में बोलते हैं, किलोमीटर में, तो ये सब यूनिट हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम क्वांटाइज़ करते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज़ किया जाता है यूनिट से। यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट के बारे में, यूनिट के फीचर्स लिखे हुए हैं। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अगर किलोमीटर है तो उससे पता चल जाना चाहिए कि ये लेंथ के बारे में बात हो रही है, जैसे केजी में बात हो रही है तो मास के बारे में बात हो रही है। ये नहीं कि मिक्स विक्स ऐसा हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, नहीं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ईजी टू रिप्रोड्यूस, ये बहुत इजीली रिप्रोड्यूसेबल भी हो, ये वेरिएबल नहीं हो, चेंज नहीं होते रहें। ठीक है, इजी टू कंपेयर करने में भी आसानी हो यूनिट के हेल्प से। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इसकी वैल्यू इंटरनेशनली या ग्लोबली भी हो, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो आपने यहाँ हम यूज़ करें उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी रहे। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन, तो ये बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, जैसे कि समय के साथ ये बदल नहीं जाना चाहिए। फिर मतलब कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूनिट है वो चेंज हो जाए। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिजिकल कंडीशन के ऊपर से। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट के 2 टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फंडामेंटल यूनिट होता है और डेराइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो बेसिक है, जैसे कि क्या है बेसिक हो गया, जैसे कि मीटर हो गया। लेंथ हम डिनोट करते हैं मीटर से। लेकिन डेराइव्ड यूनिट क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट होगा जिसमें हम मीटर का भी यूज़ करें, हम सेकेंड का यूज़ करें, केजी का यूज़ करें, ये तीनों को मिला के यूज़ करें और कोई यूनिट बना दे, तो उसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है ना, फंडामेंटल का बेसिक, फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक। तो बेसिक एक यूनिट होगा तो वो यूनिट फंडामेंटल कहलाएगा। लेकिन डेराइव्ड का मतलब होता है इससे लिए उससे लिए मिला जुला के कोई यूनिट बना दिए और वो हो गया डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हम एक सेकेंड, जैसे कि m, ओके वेट, ओके, जैसे कि m का क्या होगा, केजी होगा। ठीक है, मास का मतलब केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, फोर्स इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, अब क्या बना, ये बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला जो यूनिट बना, ये बन गया डेराइव्ड यूनिट। या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक तो मीटर है, ये फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड जो टाइम का है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ एक्सेलरेशन का यूनिट, ये डेराइव्ड यूनिट हुआ। लेकिन अगर टाइम को हम बोलते तो टाइम को हम सीधे सेकेंड ही बोलते। टाइम के लिए दूसरा कुछ तो यूज़ नहीं कर सकते ना, सेकेंड ही यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि टाइम के लिए घंटा तो यूज़ कर सकते हैं, आवर्स तो यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं बोलना है आपको। बेसिक चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो कि सेकेंड होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फोर्स का यूनिट है, जो डेराइव्ड यूनिट है, जिसको हम ये बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, ये न्यूटन हो जाएगा। लेकिन न्यूटन इज़ डेराइव्ड यूनिट, बट केजी और ये मीटर या सेकेंड, ये सब क्या हुआ, ये सब फंडामेंटल यूनिट हो गई। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। एक तो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, एक है एमकेएस सिस्टम, और एक है फुट एफपीएस सिस्टम, और एक है एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस सब का मीनिंग अच्छे से। तो देखिए ये एक सेकेंड ओके तो ये देखिए सीजीएस सिस्टम जो है, इसमें कैसे होता है, जो तरीका होता है मेज़रमेंट का वो कैसे होता है। तो ये होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके वेट, यहाँ लिखने में ओके तो ये सेंटीमीटर होगा और ग्राम होगा और सेकेंड, इस तरीके से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको सीजीएस सिस्टम कहेंगे। फिर मीटर होगा, फिर किलोग्राम होगा और सेकेंड। इस सिस्टम से हम अगर किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम, जो सेकेंड वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं। एफपीएस में क्या होगा, फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम समझ में आ गया। सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूज़ करेंगे। जो एमकेएस सिस्टम है इसमें हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज़ करेंगे। एफपीएस में हम फुट, पाउंड और सेकंड का यूज़ करेंगे। अब चौथा जो यूनिट है ये है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये यूनिवर्सली मतलब हर जगह इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड यूनिट होता है। इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल, देयर 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और ये एसआई यूनिट के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है सबका। लेंथ को, जैसे कि देखिए यहाँ पे लेंथ को कैसे हम एसआई यूनिट में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। मास को हम केजी में लिखेंगे और किलोग्राम में लिखेंगे। टाइम को हम सेकंड में लिखेंगे, जिसको डिनोट करेंगे एस से। केजी को हम, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आई को एम्पियर होता है इसका यूनिट, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं ए से। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। इसको कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, डिग्री, सेल्सियस, सेंटीग्रेड में नहीं करना है इसको, सेल्सियस, डिग्री में नहीं करना है। केल्विन जो होता है ये होता है ऐसा यूनिट, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसको हम उसका जो ये ऐसा यूनिट है उसको हम कैंडेला बोलते हैं और सिंबलाइज करते हैं कैंडेला सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस रहेगा उसको हम मोल में बोलते हैं, और मोल का सिंबल होता है MOL, ठीक है। ई नहीं है यहाँ पे, MOL मोल, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में डिनोट कर रहे हैं। ये सब केमिस्ट्री में है, बाकी चीज़ तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ड्यूरिंग योर स्कूल डेज। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिसाइड दिस 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज रेडियन फॉर प्लेन एंगल और स्टीरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे ये चीज़ आप सीधे रट ही लीजिए, क्योंकि अभी मैथ्स का तो हम ये नहीं बताने वाले हैं आपको। रेडियन प्लेन एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन सैटरडे संडे को। ये क्या है, सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं स्टेरेडियन, दैट इज़ SR, और प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं रेडियन से, दैट इज़ रैड, ठीक है। ओ गॉड वेट, तो आज थोड़ा यहाँ पे पूजा वूजा हुआ है तो उसकी ही साउंड आ सकती है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फिर से ठीक हो जाएगा ये। आज लास्ट ही विसर्जन है गणेश चतुर्थी का, तो दैट्स वाई काइंडली forgive me for those things, okay। फिर अब चलिए देख लेते हैं all the units which are defined and expressed in terms of fundamental units are called derived units। तो आपको बता ही दिए थे हम कि derived units क्या होता है। fundamental units के टर्म में आप उसको डिनोट करते हैं,
है ना। अभी मैंने बताया था ना आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये क्या है, मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है, सेकंड है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है टाइम का, है ना। तो ये डेराइव्ड यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एग्जांपल, जैसे ये यहाँ फोर्स का दिया हुआ है। फोर्स को हम जब सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं तो डाइन होता, ओह दिस इज़ वेरी वेट ना। तो फोर्स को हम सीजीएस सिस्टम में डाइन से डिनोट करते हैं, और न्यूटन हम बोलते हैं एसआई यूनिट में। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, ये सब रट लेना है। इधर इधर उतना थ्योरेटिकल बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये लूसेंट सीरीज़ चल रहा है, इसीलिए लूसेंट में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। 1 न्यूटन में क्या होता है, कितने डाइन्स होते हैं, 10⁵ डाइन्स होते हैं। वर्क को देखिए, वर्क का सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट हम बोलते हैं तो अर्ग बोलेंगे उसको, और जूल हो जाएगा उसका सिस्टम, ये एसआई यूनिट हो जाएगा। और 1 जूल का मतलब होता है 10⁷ अर्ग। ये रट लेना है आपको, ठीक है। ये कंफ्यूज इसमें नहीं होइएगा, जिसको आता होगा, जिसको फिजिक्स अच्छे से जिसने पढ़ा वो तो डिराइव भी कर लेगा, बट स्टिल यू नीड टू लर्न दिस, बिकॉज उतना टाइम नहीं रहता है कि एग्ज़ाम में बैठ के डिराइव कर रहे हैं और आंसर मार रहे हैं। तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन्स होता है, और 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ये सब मेज़रमेंट, ये सब ही एग्जामिनेशन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और रट लीजिएगा। ये टेबल आपको न सिर्फ ये बिहार एसआई या इन्फोर्समेंट एसआई में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये पीसीएस में भी पूछा जाता है। बीपीएससी का अगर एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ये टेबल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पहला देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। इसका ये मतलब इसको ये मत समझिएगा कि लाइट 1 साल में प्रोड्यूस हुआ लाइट है ये, जैसे नाम से कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये 1 साल में लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो होगा, ईयर है और लाइट है, तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस जितना भी लाइट 1 साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइट, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइट ईयर के बारे में भी लिखा है और ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 × 10⁵ मीटर, ठीक है। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, वही। 1 पैरासेक, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। 1 पैरासेक का मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर आप तो पहले ही देख रहे हैं कि 9.46 × 10⁵ मीटर है और 10⁻15 मीटर है, सॉरी। और 1 पैरासेक में ये और इसको 3.26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 पैरासेक। नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल होता है 6020 फीट। 1 माइक्रोन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन देख लीजिए 10⁻⁻6, और 1 एंगस्ट्रॉम देख लीजिए 10⁻⁻5। ये लेंथ के टर्म्स में हम देख लिए। अब मास में देख लेते हैं। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg। 1 मेट्रिक टन कितना होता है, 1000 kg। फिर एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 kg। 1 स्लग कितना होता है, 14.59 kg। फिर 1 पाउंड कितना होता है, 0.4537 kg, आधा कितना हो गया, आधा किलो से भी कम हो गया। 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कितना होता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, जो कि 2.8 × 10⁻30 kg, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होगा, 1.4 टाइम्स इंटू मास ऑफ द सन, 2.8 × 10⁻30 kg। टाइम में देख लेते हैं जल्दी से। 1 सोलर डे कितना होगा, 86400 सेकेंड्स। 1 ईयर कितना होगा, 365। 1/2 सोलर डेज। लूनर मंथ कितना होगा, 27.3 सोलर डेज। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर ये होता है कि इट इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में ये होगा कि मून तो आएगा ही बीच में सन और अर्थ के, बट वो पूरे डिस्क को कवर कर लेगा, तब वैसा सिचुएशन बनता है टोटल सोलर इक्लिप्स का, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर क्या होता है, इट इज़ द ईयर इन विच मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज। तो लीप ईयर ऐसे ईयर को बोलेंगे हम
जब फेब के महीने में 28 डेज़ नहीं 29 डेज़ होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेंथ, मास और टाइम का। अब लास्ट ये देख लेते हैं मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कंपैरेटिवली देखेंगे ताकि याद रहे। डेसी और डेका, ठीक है, अगर 10 का पावर +1 रहे तो ये डेका हो जाएगा और -1 रहे तो डेसी हो जाएगा। ठीक, सेंटी में क्या होगा 10 टू द पावर -2 और हेक्टो उसका 10 टू द पावर 2। फिर मिली में क्या होगा 10 टू द पावर -3, किलोग्राम में होगा 10 टू द पावर 3 +3। ठीक, माइक्रोन में 10 टू द पावर -6, फिर माइक्रोन में मेगा हो जाएगा इधर। नैनो में तो 9 से पता चल ही रहा है, नैनो 10 टू द पावर -9 और गीगाबाइट में 10 टू द पावर 9। फिर क्या होगा, फिर 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर +9 गीगा देख लिए। पिकोमीटर्स क्या होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और अगर +12 होगा 10 का पावर +12 होगा तो उसको टेरा बोलेंगे। फेम्टो में हम बोलेंगे 10 टू द पावर -15 और पेटा में बोलेंगे 10 टू द पावर 15। अट्टो में बोलेंगे 10 टू द पावर -18, एक्सा में बोलेंगे 10 टू द पावर 18। फिर जेप्टो का मतलब होगा 10 टू द पावर -21 और जेटा का मतलब होगा 10 टू द पावर 21। योक्टो मतलब 10 टू द पावर -24 और योटा का मतलब 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये सब शुरुआत वाले आई थिंक नैनो, ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो तक तो पीको तक भी याद रहता है जनरली, और इधर डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगाबाइट, हाँ टेरा तक याद रहता है। बाकी आप लोग देख लीजिए -15, 15, 18 और 21, 24 को क्या क्या बोला जाता है। अगर माइनस होगा तो फेम्टो, -15 फेम्टो, -18 ऑटो, जेप्टो में -21, योक्टो में -24 और पेटा में +15, एक्सा में +18, जेटा में +21, योटा में 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये सब हो गया मल्टीप्लायर या जो यूनिट पावर 10 का पावर होता है वो हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट डे हम देखेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आइए चलिए देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बुक में मतलब बायोलॉजी जो यूनिट है इसमें 8th यूनिट है, और इसमें आज का जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, बायोलॉजी दैट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग्स आर स्टडीड। ठीक है, तो बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स का ये भी मतलब है कि एनिमल्स तो है ही, प्लस प्लांट भी लिविंग बीइंग्स हैं। तो इसमें प्लांट की स्टडी और एनिमल की स्टडी दोनों की स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। फिर बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से लिया गया वर्ड है, मतलब ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें कि बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। दैट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रिवेरनस इन द ईयर 1801। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक पोटेंशियल क्वेश्चन मिल रहा है हमें कि बायोलॉजी टर्म को किसने कॉइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनका नाम हो जाएगा LNT, आप याद रख सकते हैं, लामार्क एंड ट्रिवेरनस। ठीक है, और ये कब हुआ था 1801 में हुआ था। बायोलॉजी के 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहला तो बॉटनी है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ते हैं, और प्लांट की स्टडी जो होती है उसको बॉटनी कहते हैं। और ये जो बॉटनी है, बॉटनी के फादर किसको माना जाता है, थियोफ्रास्टस को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक पोटेंशियल क्वेश्चन मिल रहा है। फिर देखिए जूलॉजी जो ब्रांच है, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जूओस का मतलब एनिमल, और एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और जूलॉजी भी हैं। देखिए यहाँ पे 3 पोटेंशियल क्वेश्चन मिल गया है। एक तो
एक सेकेंड, एक तो तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। एक तो आपको यहाँ पे मिल गया है कि बायोलॉजी को किसने फर्स्ट कॉइन किया था, लामार्क, ट्रिवेनस ने। फिर फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। जूलॉजी में क्या करते हैं हम, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ बायोलॉजी तो नहीं है, ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, तो लेट इट बी। सबसे पहला जो ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारे अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें जो हम इंटरनली पढ़ते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, इंटेस्टाइन हुआ, स्टोमक हुआ, तो उसके लेयर्स होते हैं, पेरिटोनियम होता है, फिर मस्कुलर जो लेयर होता है उसको पढ़ते हैं हम, इपिथेलियम, ये सब जो लेयर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। और जब हम बाहर के फॉर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जो बाहर के फिजिकल फॉर्म्स हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। जब हम बॉडी के फिजिकल फंक्शंस को पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे। वो आगे मिल जाएगा हमें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है ये कौन सा है, एग्रोलॉजी होता है। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रोलॉजी। और फिर दूसरा एग्रोनॉमी, उसमें क्या पढ़ते हैं, साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट है एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो पहला जो था सॉइल साइंस पढ़ते थे लेकिन उसमें प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को मेनली पढ़ा जाता था, बट एग्रोनॉमी में क्या होगा कि सॉइल मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप भी देखेंगे। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम ग्रास के बारे में पढ़ते हैं। घास जो होता है, घास की पढ़ाई अगर करता है कोई तो उसको एग्रोस्टोलॉजिस्ट बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है जो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉइंट है ना, जैसे हमारा इल्बो जॉइंट है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, तो ये सब जॉइंट की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एपिकल्चर, ठीक है। एपिस का मतलब ही होता है बी, तो यहाँ पे रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी जो पढ़ते हैं ये पढ़ाई को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपिकल्चर, ठीक है। मतलब जो बी होते हैं उसकी रियरिंग को पढ़ा जाता है और उससे क्या निकलता है, हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, तो इस स्टडी को एपिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं ओरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप जो है हमारा कल्चरल पास्ट और प्रेजेंट ह्यूमन में जो रिलेशन रहा है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओरिजिन पढ़ेंगे हम, फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे और पास्ट से और प्रेजेंट ह्यूमन में जो रिलेशनशिप रहा है वो पढ़ेंगे हम, तो उस वैसे स्टडी को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम क्या करेंगे, एंथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक है। तो जब भी स्टडी करेंगे फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट को तो उसको बोलेंगे हम एंथोलॉजी। फिर नेक्स्ट है एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें आर्टरीज और वेन्स को पढ़ेंगे। कैपिलरीज भी होती है इसमें, यहाँ पे लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आर्टरी और वेन और कैपिलरी की स्टडी जो हम करते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, एंड्रोस वर्ड का मतलब ही होता है मेल, और जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं हम तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट ब्रायोलॉजी। यहाँ पे ब्रायो वर्ड है, इससे आप पता लगा लीजिएगा कि ब्रायोफाइट्स की ही पढ़ाई होती है। ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम जब हम देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि एक डिवीज़न ही है प्लांट का, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद पहले थैलोफाइट आता है, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। लोअर किंगडम के प्लांट्स हैं ये, तो वो हम जब डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम तब देख लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ब्रायोलॉजी
में हम क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं। फिर बायोमेट्रिक्स क्या होता है, बायोमेट्रिक्स में स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम करते हैं और उसको क्या बोला जाता है, बायोमेट्रिक्स। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, दैट इज़ आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग, पेसमेकर। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग है और बायोमेडिकल है, तो इसमें ये पता चलता है कि जो भी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों का ऑर्गन डिसफंक्शनल हो जाता है, तो नया भी अब इंजीनियरिंग के थ्रू यही पॉसिबल हो गया है कि कोई इक्विपमेंट बना के वहाँ पे फिट कर दो और फिर वो फंक्शनल करता है ऑर्गन की तरह ही। तो ये वाली जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करके मॉलिक्यूलर लेवल पे और फिर अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स उसमें बनाया जाता है। जैसे कि बहुत अभी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मार्केट में आप जाइएगा तो पहले हम देखते थे, बहुत जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो पहले वाला जो ये रहता था, जैसे मार्केट से मान के चलिए कि मार्केट से टमाटर आया तो वो तुरंत से राइप हो जाता है। बट अभी वाले जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं ये बहुत सस्टेनेबल होते हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस को रेजिस्ट कर पाते हैं। तो अभी वाले जो आपको टोमेटो दिखेंगे वो जल्दी राइप नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं, कॉटन है और ब्रिंजल है, बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और उसको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही मैनिपुलेट करते हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल पे और अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि बैक्टीरियोलॉजी है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज के बारे में ही पढ़ेंगे। साइटोलॉजी, साइटोस का मतलब होता है सेल, तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी हमें डिटेल में भी पढ़ना है। सेल और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है, डीएनए, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम आगे देख लेंगे। यही सब की पढ़ाई जो होती है वो साइटोलॉजी में होती है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म एट देयर प्रिजर्वेशन। तो क्रायोबायोलॉजी में क्या होता है कि टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है और -256 -273 ऐसे टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है। और तो ये जो पढ़ाई होती है इसको क्या बोला जाता है, क्रायोबायोलॉजी बोला जाता है। फिर क्लोन, अच्छा ये टर्म है, ये स्टडी नहीं है, ये कोई ब्रांच नहीं है। क्लोन क्या होता है, तो क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। तो क्लोन में क्या होगा कि आपको दिखेगा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल है, दो लोग जो है, एक का क्लोन अगर बनाते हैं तो वो एकदम सिमिलर रहेगा, जो ओरिजिनल वाला फॉर्म है उससे अगर सेल लेके जनरेट किया जाता है दूसरा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो सिमिलर रहेगा अपने ओरिजिनल पीस से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोन बोलते हैं। जेनेटिक्स में इसे और अच्छे से हम लोग देखेंगे। कार्डियोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें कार्डियोस का मतलब हर्ट होता है, स्टडी ऑफ हर्ट करते हैं हम कार्डियोलॉजी में। डेमोग्राफी, डेमोज का मतलब होता है पॉपुलेशन या पीपल, और ग्राफोलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम जब स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की तो उसे कहते हैं डेमोग्राफी। डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न इज़ अ टर्म, इट इज़ नॉट बायोलॉजी का ब्रांच बट इट इज़ अ टर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन या गैस जो होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, जिधर ज़्यादा मॉलिक्यूलर होगा कंपोनेंट या फिर आयन या फिर गैस या फिर यही कुछ, तो ये कैसे मूव करेगा, सेल में मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है।
आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न पढ़ना है, फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब भी देखना है बट नेक्स्ट चैप्टर में। डर्माटोलॉजी में क्या करते हैं, डर्मा उसका मतलब होता है स्किन, इसमें स्टडी करते हैं हम स्किन की, तो उसको बोला जाता है डर्माटोलॉजी। नेक्स्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं हम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम ये करते हैं, ये प्लांट से रिलेटेड है, ये एनिमल में नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एनुअल ग्रोथ देखा जाता है, जो प्लांट जो होता है, मतलब ट्री अगर है तो उसको चॉप करके उसमें देखा जाता है कि एनुअल रिंग कितने हैं, जिसके वजह से पता चलता है जो प्लांट है उसका एज पता चलता है एनुअल रिंग पे। ये तो अपना इधर डिटेल में नहीं पढ़ना है बट उसमें बहुत सारा कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर बदलते रहता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये प्लांट कितना एज का है। तो ये वाली जो पढ़ाई होती है इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी को तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जब एग्ज़ामिनेशन में पैटर्न चेंज हो रहा है तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है किसी भी एग्ज़ामिनेशन में, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। अभी देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जब लिविंग बीइंग और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक ह्यूमन है या फिर एक एनिमल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो ये वाला जो रिलेशन होता है इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, वेरिएशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ठीक है, लाइफ कैसे आया, जैसे कि अर्थ बना, फिर अर्थ पे हम लोग शुरुआत से तो नहीं है, इवोल्यूशन होके आया है। पहले कोसर्वेट्स होते थे, फिर वो मॉडिफाइड होते गए, ऑर्गेनिज्म बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर टिश्यूज़ डेवलप होने लगे, फिर ऑर्गन्स, और फिर ह्यूमन भी डेवलप हुए। तो ह्यूमन में भी पहले नेंडरथल मैन आए, जावा पैकिंग मैन आए, और फिर तब जाके हम अभी क्रो-मैग्नन मैन पीरियड में हैं। तो ये सब जो है ये इवोल्यूशन है, ये जो हम पढ़ते हैं फेज वाइज डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन में ये सब पढ़ाई आती है। नेक्स्ट एम्ब्रायोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, जिसमें कि हम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग देखते हैं, फिर एग जो फर्टिलाइज हो जाता है फिर जाइगोट बनता है, ठीक है, मोरुला होता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आता है, तो फिर गैस्ट्रुला स्टेज होता है, फिर डेवलपमेंट होने लगती है, फिर एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सब जो स्टडी हम करते हैं उसमें उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर यूजेनिक्स क्या होता है, तो यूजेनिक्स में हम ये करते हैं कि ह्यूमन रेस जो है इसके इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो ये सब जो फैक्टर्स होंगे, जो काउजेज़ होंगे, किस तरीके से ह्यूमन रेस को डेवलप करना है, ये हम जो साइंस पढ़ेंगे उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। फिर यूथेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इस यूजेनिक्स और यूथेनिक्स में क्या डिफरेंस हो गया, अगर हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसके वजह से ह्यूमन रेस में, ठीक है, ह्यूमन के पूरे रेस में अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो उसको यूजेनिक्स बोलेंगे। और अगर इन्वायरमेंट कंडीशन को पढ़ते हैं और उसके वजह से ह्यूमन रेस में डेवलपमेंट आता है तो उसको यूथेनिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है, फैक्टर्स अगर पढ़ना है तो यूजेनिक होगा, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्पेसिफिकली पढ़ना है तो उसको यूथेनिक्स कहेंगे। फिर यूफेनिक्स क्या होता है, यूफेनिक्स होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट्स इन हेरिडिटरी थ्रू जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यूफेनिक्स में क्या होगा कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें डिफेक्ट देखा गया है तो उसको क्या करेगा कि उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस ला दी जाएगी ताकि जो हेरिडिटरी प्रोसेस से जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है डिफेक्टिव जीन, उसमें चेंज हो जाए और वो पास होना बंद हो जाए। या ट्रीटमेंट, जिसको क्या एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जीन का ट्रीटमेंट करते हैं हम, और वो कहाँ करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कौन से स्टडी में करते हैं, यूफेनिक्स में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
एथनोलॉजी, ठीक है। एथनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के जितने भी रेसेस हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं एथनोलॉजी में। फिर इथोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, एनिमल का बिहेवियर जो होता है, नेचर जो हैबिटेट में उसका बिहेवियर है उसको हम पढ़ते हैं इथोलॉजी में। बहुत कुछ है, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीपिंग पैटर्न है, फिर एक जो रिलेशन होता है ये एनिमल का अपने ऑफस्प्रिंग के साथ, ये सब देखते हैं। और भी बहुत रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़्म देखते हैं, ये सब हम देखते हैं कौन से स्टडी में, हम ये सब देखते हैं इथोलॉजी में, ठीक है। एनिमल की जो बिहेवियर होती है वो हम देखते हैं इथोलॉजी में। फिर इसियोलॉजी में क्या देखते हैं, इसियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ के काउजेटिव एजेंट को देखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं, इसियोलॉजी। फिर एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, एंटोमोलॉजी में इंटॉस का मतलब ही होता है, एंटोमॉस का मतलब ही होता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की पढ़ाई अगर करते हैं हम तो एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है उसको। फिर एक्सोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो हमारा जो अर्थ है यहाँ पे तो लाइफ है, ये सब लोग जानते हैं, ये देख रहे हैं। बट इसके बाहर, अर्थ के बाहर स्पेस में कहीं पे लाइफ है या नहीं है, ये सब चीज़ों को देखना और एविडेंस जुटाना, ये सब जो करते हैं हम, वो स्टडी को हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाता है, इसमें कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर वर्ड ही से आपको लग रहा है कि यहाँ पे रियरिंग करेंगे और मैक्सिमम फ्लावर को जनरेट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। तो ऐसी स्टडी को क्या बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, साइंटिफिक प्रोसेसिंग करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फूड को किस तरीके से प्रोसेस करें, प्रिजर्व करें, स्टोर करें और ट्रांसपोर्ट करें, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको फूड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि अब बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं जिसको प्रिज़र्व करके ही सेल किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे जैसे नॉन वेजिटेरियंस लोगों को पता होगा कि फ़िशेस मिलती हैं, श्रिम्प्स मिलता है, और भी बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं जो कि प्रिजर्व रहते हैं और उसको अच्छे से प्रोसेस करके, प्रिजर्व करके, स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऑफ सीज़न अगर डिमांड होती है तो, या फिर जिस प्लेस पे अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे डिमांड है तो वहाँ पे उस डिमांड को कवर किया जाता है। तो ये कहाँ पढ़ते हैं हम, ये फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन। तो फॉरेंसिक साइंस में हम ये ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम बहुत सारा फैक्ट्स को डिस्कवर करने का कोशिश करते हैं। अगर कोई केसेस हो गया, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है और उसमें किसी चीज़ कोई केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया, तो उसमें फैक्ट्स कैसे जनरेट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे, जैसे हेयर है, ब्लड का स्ट्रेन होगा, फिर नेल्स होंगे, ये सब चीज़ों से बहुत कुछ जनरेट किया जाता है, फैक्ट्स पता चलते हैं। और ये जो तरीका होता है इसको फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है। फिशरी में क्या होता है, फिशरी में फ़िश को ही ये किया जाता है, ब्रीड किया जाता है, फिर रियर किया जाता है, फिर मार्केट में इसको भेजा जाता है मार्केटिंग के लिए। तो ऐसी स्टडी को फिशरी बोला जाता है या पिसिकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है। पिसिकल्चर या फिशरी बोला जाता है फिश के ब्रीडिंग को, रियरिंग को और मार्केटिंग को। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, फॉरेस्ट्री में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब ही होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और ये चीज़ें माइक्रोब्स में हो रही होती हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ पे जनरेट होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक तरह का, जैसे वाइन बनाने का या बियर या फिर ये सब बनाने का तरीका भी, अल्कोहल जनरेट का तरीका भी है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होके, मतलब अगर माइक्रोब्स में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में
ऑक्सीडेशन होते रहता है तो उसको वहाँ पे क्या जनरेट होता है, इथाइल अल्कोहल, जिसको फिर रियरिंग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट साइंस देख लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर उसका ऑफस्प्रिंग, फिर उसका ऑफस्प्रिंग, और ये चलते रहता है। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है जीन ट्रांसफ़र का या क्रोमोसोम ट्रांसफ़र, डीएनए ट्रांसफ़र का, ये जो चीज़ें हैं इसको हम पढ़ते हैं कौन से साइंस के अंडर, जेनेटिक्स के अंडर। फिर यहाँ पे एक वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारे वेट में, वॉल्यूम में और साइज़ में इंक्रीज़ हो, ठीक है, परमानेंट इंक्रीज़ हो, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। किस किस में, किस किस चीज़ में चेंजेस आएंगे, इंक्रीमेंट आएगा वेट में, वॉल्यूम में और साइज़ में, तो उसको बोला जाता है ग्रोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। वेट अ सेकेंड। ओके, तो इसमें क्या होता है, जीन को मैनिपुलेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, डिफेक्ट फ्री ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, या फिर ज़्यादा सस्टेनेबल, या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंट, या फिर ज़्यादा एडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ बनाने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी में क्या होता है, गायनोकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में क्या होता है, जेरोंटोलॉजी में पढ़ते हैं हम एजिंग के बारे में, ठीक है, ओल्ड एज और एजिंग के बारे में पढ़ा जाता है जेरोंटोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ये पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और इससे रिलेटेड अदर डिजीज़ेस भी, जैसे स्टोमक का या इंटेस्टाइन का, ये सब का डिजीज़ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम उस साइंस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। हाइपरटोनिक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, व्हेन टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन, द solution at ion which have higher concentration is called hypertonic. in two और फिर हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं, in two solution which have lower solute concentration is called hypotonic, ठीक है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसको हाइपर बोलेंगे, ठीक है, और अगर कम होगा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो उसको हाइपो बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं होम्योथर्मिक, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड होमथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल हम किसको बोलते हैं, जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं हो सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि हमारा ही देख लीजिए, हम ऐसा नहीं है कि ठंडे के मौसम में हम अपने बॉडी के मैकेनिज़्म को चेंज कर लेंगे और ठंडे के मौसम में हमें ठंडा नहीं लगेगा। हमें क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ जो भी है जैकेट, स्वेटर या ब्लैंकेट, ये सब से हम ठंडे से बचने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी को टेम्परेचर को नहीं चेंज कर पाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम इसको नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए हमारा प्लेसमेंट किस ग्रुप में रखा गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। और फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होंगे जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज कर सकते हैं। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वैरिंग होता है, और वो जैसे मूव करेंगे उस हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो ये आप किस में देख सकते हैं, ये एग्जांपल आप फिश में देख सकते हैं। फिश अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है, उनको ज़रूरत नहीं है जैकेट और ब्लैंकेट ये सब पहनने की। they can change their body temperature, not like they are not like us। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टोस जो है इसका मतलब होता है टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी अगर हम करते हैं, टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं या इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं,
तो हम इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फिर हाइजीन, हाइजीन में क्या करते हैं, साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखना अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हाइजीन में आ जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको हम ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल, ठीक है। देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि हमें लाइट चाहिए, हमें वाटर चाहिए, सन चाहिए और एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। तो ये सब जो बेसिक फैक्टर है इससे प्लांट ग्रो करता है। बट हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा कि हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल नहीं रखेंगे, ठीक है, सॉइल नहीं रखेंगे हम, और प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल नहीं रखेंगे। बट क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ दैट दिस प्लांट विल बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट दिया जाएगा लेकिन इसको सॉइल नहीं दिया जाएगा। तो जिसके वजह से ये प्लांट का ग्रोथ होगा। और ये इस स्टडी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, या हाइड्रोपोनिक्स मेथड से प्लांट का ग्रोथ कराना बोलते हैं। फिर हेमाटोलॉजी में क्या करते हैं, हेमाटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, हेपेटोलॉजी में हम लिवर की स्टडी करते हैं, इस्थियोलॉजी में हम फिशेस की स्टडी करते हैं। देखिए इस्थियोलॉजी वर्ड आपने देखा फिशेस से रिलेटेड, और एक आपने देखा था फिशरी या फिर पिसिकल्चर, आई हैड टोल्ड यू, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर स्टडी करेंगे फ़िश का, जैसे कि फ़िश है तो इसका टेल फिन होता है, इसका एनल फिन होता है, इसका पेक्टोरल फिन होता है, ठीक है। अगर ये स्टडी करेंगे तो इसको हम इस्थोलॉजी बोलेंगे, फ़िश का स्टडी कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। और पिसिकल्चर में क्या होगा कि फ़िश है और इसका रियरिंग मेथड हम देख रहे हैं, इसको कैसे इसको ग्रो करना है, एक फ़िश से कैसे बहुत सारा फ़िश होगा और फिर कैसे इसको हम रियर करेंगे, कैसे इसका मार्केट वैल्यू जनरेट करेंगे। तो ये स्टडी को हम पिसिकल्चर बोलते हैं। और जो स्टडी है सिर्फ फ़िश का, उसको हम बोलते हैं इस्थियोलॉजी। तो डिफरेंस ये डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को और बॉडी कितना रेजिस्टेंस है डिजीज़ के लिए, ये चीज़ हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट कैलोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो ह्यूमन ब्यूटी की जो स्टडी होती है इसमें इसको हम बोलते हैं कैलोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट मेटाजोअन। मेटाजोअन इज़ अ टर्म, इट इज़ नॉट अ बायोलॉजीज ब्रांच। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं मेटाजोअन्स में हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटोजोअन को आप देखते हैं ना, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा या पैरमेसियम या यूग्लिना, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब यूनिसेलुलर एनिमल्स है, इसके पास एक ही सेल है, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर, जब एक सेल फिर दूसरा सेल मिल गया, तीसरा सेल मिल गया, तब ऑर्गेनिज्म बना। और इस ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटाजोअन्स। फिर मोनोसियस का मतलब क्या होता है, तो मोनोसियस और डायोसियस होते हैं दो फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जैसे आप प्लांट को लेके चलिए, फ्लावर को लेके चलिए, ठीक है। तो फ्लावर में क्या होगा कि एक होगा पिस्टल होगा, एक होगा स्टैमन और ठीक है। तो स्टैमन होगा या पिस्टल होगा, तो इसमें अलग अलग जब फ्लावर में ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। फीमेल प्लांट में जैसे रहेगा, जैसे स्टैमन हुआ या फिर ये पिस्टल हुआ, ये अलग अलग से रहेगा तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। और एक ही प्लांट में रहेगा दोनों तो उसको डायोसियस बोला जाता है। फिर मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब बॉडी के फॉर्म्स को पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। और जब हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं एनाटमी, ठीक है। नेक्स्ट एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी तक हो गया। फिर माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। वायरस है या बैक्टीरिया है, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी अलग से ही ब्रांच होती है और ये बहुत पॉपुलर ब्रांच है। अब बहुत ज़रूरत पड़ती है ये ब्रांच की स्टडी की, और ये बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में अब एज अ ब्रांच इसको पढ़ाया जाता है। तो ये जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं,
मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे बॉडी में है उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की पढ़ाई करेंगे तो हम उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी हम तब कहेंगे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट मेडिसिन। मेडिसिन में क्या करेंगे, मेडिसिन में डिजीज़ पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ड्रग सजेस्ट किया जाता है, दवा सजेस्ट किया जाता है, तो ऐसे स्टडी को मेडिसिन बोला जाता है। मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या है, मैमोग्राफी एक साइंस का या बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें कि हम डील करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर स्टडी करता है कोई तो उसको मैमोग्राफिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट माइकोलॉजी। माइकोस वर्ड का मतलब होता है फंगी, तो स्टडी ऑफ फंगी अगर हम करते हैं तो उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम एल्गी का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। हाँ, माइकोलॉजी हो गया। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है, तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस taken as food which are necessary for various function, growth and health of living। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स तो है ना बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे है क्या क्या है हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो सबसे पहले प्रोटीन, ठीक है, फिर है फैट, फिर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स, फिर क्या बच गया, वाटर, ठीक है। तो ये सब की जो न्यूट्रिएंट्स की पढ़ाई की जाती है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी में फंक्शन जिसका होता है, ये सब इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, तो न्यूरोज जो वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब होता है न्यूरॉन, ठीक है, जो कि बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन की स्टडी होती है या नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है, इसमें ब्रेन की भी स्टडी आएगी। तो ये सब जो हम करते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नियोनेटोलॉजी क्या होता है, ठीक है, नियोनेटस बोलते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको न्यूनेटस भी कहा जाता है, और इनकी जो स्टडी होती है नए जन्मजात शिशु की, तो उसको नियोनेटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, नेफ्रोलॉजी जो यूनिट है इसको नेफ्रॉन बोला जाता है, और ये बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है। तो और किडनी को जाना जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये जो किडनी का स्टडी हम करते हैं इसको हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। वर्ड कहाँ से आया है, नेफ्रॉन से आ रहा है। चलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिफ्यूज़न देखा था ना, यहाँ पे अब ऑस्मोसिस देखिए। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर का कंपोनेंट, वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये एक लेयर है जिसको हम बोलेंगे, रुकिए एक सेकेंड इसको अच्छे से बता दूँ, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। तो अब वेट, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन है, ओके। नाउ दिस इज़ वाटर। वाटर का कंटेंट ऊपर में हायर दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ये हायर कंसंट्रेशन वाटर का है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का। तो अब जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर जो मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, ठीक है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम डिज़ोल्व्ड जो आयंस रहते हैं उसकी बात होती है। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है। यहाँ पे मान के चलिए कि जो आयंस है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई इज़ बेसिकली यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है आयन को। तो आई इस साइड बहुत है, उस साइड कम है,
ठीक है। तो आई कैसे मूव करेगा, आई मूव करेगा फिर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू, और तब इसको बोलेंगे, जब डिज़ोल्व आयन की बात होती है, सॉल्यूट की बात हो रही है, तब उसको बोलेंगे डिफ्यूज़न, और जब वाटर का मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो यही है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो दांत है और जो गम है इसकी पढ़ाई अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट बोन्स, बोन्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम कैंसर और ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है ये ऑब्स्टेट्रिक्स है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका केयर, जो जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी जो बर्थ से पहले वाली जो केयरिंग होती है या बर्थ के बाद वाली जो केयरिंग होती है, और ये जो स्टडी होगा इसको हम बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम बर्ड्स की पढ़ाई करते हैं और इसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ऑफ्थैल्मोलॉजी, आई की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजी। नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमेट्री सिस्टम। जो लोकोमोटरी सिस्टम है जिससे चलता है एक ऑर्गेनिज्म, इसके डिसऑर्डर को पहले तो डायग्नोस करना और जब मिल जाता है तो उसको रिपेयर करना, ये वाली स्टडी जो होती है वो हम ऑर्थोपेडिक्स में करते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, ये साइंस नहीं है, ये टर्म है बायोलॉजी का। तो ऐसे प्लांट जो फ्लोट करेंगे वाटर पे, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन पानी के सरफेस पे ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, प्लांट वाला जब वर्ड होगा तो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वर्ड आएगा, और जैसे ही एनिमल हो जाएगा तो जू प्लैंक्टन हो जाएगा। ठीक है, कोई एनिमल जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस पे फ्लोट करेगा तो उसको जू प्लैंक्टन बोलेंगे, और अगर कोई प्लांट बॉडी फ्लोट करेगा तो उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोला जाता है, तो पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल कि एक पेड़ है और इस पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, इसके ब्रांच पे रह रहा है और डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी, मतलब इसको काट के खाने लगेगा और यहीं पे रहेगा भी। तो ऐसे जानवर को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, ये भी कॉलेज में पढ़ना है हमें, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिज्म और भी बहुत सारा कमेंसलिज्म है, बहुत सारा रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सब भी पढ़ना है, तो कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर पोइकिलोथर्मिक किसको बोलते हैं, तो ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, इसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। अभी हम लोगों ने देखा था होम्योथर्मिक, है ना, जिसका कांस्टेंट रहता है वो होम्योथर्मिक, जिसका चेंज हो जाता है उसको पोइकिलोथर्मिक बोला जाता है। होम्योथर्मिक को ऑल्सो वी कॉल इट वार्म ब्लडेड, सॉरी, और पोइकिलोथर्मिक को हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं होम्योथर्मिक या फिर ये जो वार्म ब्लडेड कैटेगरी है उसमें। नेक्स्ट पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट इज अ सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन लीव्स। तो पिगमेंट हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो क्या करता है, जो लाइट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसको हम पिगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ फोर्सेस अगर हम करेंगे तो उसको पैलियोंटोलॉजी बोला जाएगा। फिजियोलॉजी में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिजियोलॉजी में हम फंक्शन और वेरियस सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म का वो पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ और उसका इफ़ेक्ट, उसके काउजेबल एजेंट, उसके ट्रांसमिशन का तरीका, ये सब हम जो पढ़ते हैं साइंस, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फ्रूट पढ़ते हैं, फ्रूट और उसको कैसे रियर करना है, कैसे फ्रूट की कैपेसिटी, किसी प्लांट के फ्रूट यील्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, पोमोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकियाट्री। साइकियाट्री में क्या होता है कि जो मेंटल डिजीज़ है
उसको ट्रीटमेंट की जाती है साइकियाट्री में। फिर साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें ह्यूमन के माइंड को और बिहेवियर को पढ़ा जाता है। पिसिकल्चर क्या है? पिसिकल्चर है रियरिंग ऑफ फिशेस। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी इसको बोलते हैं। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं एल्गी के बारे में। पेडियाट्रिक्स क्या होता है? पेडियाट्रिक्स ऐसा मेडिसिन है, ऐसा साइंस है जिसमें हम चिल्ड्रन के डिजीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है उसको हम पढ़ते हैं पेडियाट्रिक्स में। फिर पैरासिटोलॉजी, तो पैरासिटोलॉजी के वर्ड से ही पता चल रहा है कि पैरासाइट की स्टडी होती है इसमें, तो अच्छे से इसमें पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट फोटोबायोलॉजी में क्या होता है? फोटोबायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो इफ़ेक्ट है लाइट का वो कैसा है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है किसी भी एनिमल में उसका चलने का जो तरीका है वो कैसा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये चीज़ हम फोटोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हिस्ट्री क्या था, कहाँ से ओरिजिन हुए थे ये, तो ये सब जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। नेक्स्ट फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट पढ़ते हैं हम बॉडी का डिफेक्ट्स थ्रू मसाज और एक्सरसाइज। तो फिजियोथेरेपी में ये होता है कि बॉडी में कोई भी डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो उसको तरीका है चेक करने का या ट्रीट करने का मसाज और एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, तो यही किया जाता है फिजियोथेरेपी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियोलॉजी में क्या है? साइंस डीलिंग विद इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग, ठीक है, तो ऐसा साइंस जिसमें लिविंग बिंग पे मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर जो रेडिएशन का असर होता है वो पढ़ाया जाता है, तो हम बोलते हैं उसको रेडियोलॉजी। राइनोलॉजी में क्या होता है? राइन का मतलब होता है नोज़, तो नोज़ की स्टडी या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की स्टडी को राइनोलॉजी बोलते हैं। फिर सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू पता चलता है बॉडी में सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो उस टेक्निक को बोला जाता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है। फिर साउरोलॉजी में क्या होता है? लिजर्ड्स की पढ़ाई होती है। सेरोलॉजी में क्या होता है? ब्लड की पढ़ाई या सेरम की पढ़ाई या एंटीजन की पढ़ाई या एंटीबॉडीज़ की पढ़ाई, ये सब हम कहाँ करते हैं? सेरोलॉजी में। फिर स्फिग्मोलॉजी, ठीक है, तो स्फिग्मोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसमें हम पल्स, जो हमारा पल्स रेट होता है वो स्टडी करते हैं। फिर आर्टेरियल प्रेशर है, इसको हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सब करते हैं। फिर टेलीपैथी में क्या होता है? टेलीपैथी में होता है कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट नॉर्मल use of senses. In other word, this is process of mental contact, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि बोल के नहीं मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है, ये मन में ही मेंटली कांटेक्ट करके कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसी स्टडी को हम टेलीपैथी कहते हैं। वेटनरी साइंस में क्या होता है कि एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं वेटनरी साइंस वाले, और वो हेल्थ केयर देखते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो ऐसे साइंस को हम वेटनरी साइंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही यहीं पे रखते हैं, कल करेंगे हम नया चैप्टर जिसको बोला जाएगा व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है, कल अच्छे से इसको डील किया जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो हम डेली लूसेंट के चैप्टर को करते हैं, चैप्टर वाइज अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं अपने चैनल पे, और ये मंडे टू फ्राइडे होगा। तो आज है थर्सडे और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हैज़ ऑलरेडी बिन अपलोडेड, उसमें हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड का मीनिंग समझना है और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे चैनल पे। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ लिविंग। और चलिए फिर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और
यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज़ लिविंग? द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। लिविंग वर्ड को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग को एक्चुअली ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बट हाँ नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों में डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी जो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एक पॉइंट है जिसके बेसिस पे पता चलता है कि एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि एक बॉटल है, पानी का बॉटल है, वो उसके साइज़ नहीं बढ़ती, उसका ग्रोथ नहीं होता, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। और ट्री को आपने देखा होगा, पेड़ जो है वो बढ़ते रहता है, या पौधा जो है पेड़ बन जाता है, तो ये ग्रोथ हो रहा है उसका, इसका मतलब ये जो पौधा है, पेड़ है, ये लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। तो लिविंग थिंग्स जो होगी वो सेम काइंड, अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक फीचर हो गया जो कि लिविंग थिंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है? उसकी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म उसके अंदर हो रहा है, इसी वजह से उसकी ग्रोथ होती है। जैसे कि आप अच्छा आप लोगों फिर कभी हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है और एनाबॉलिज्म होता है। पॉजिटिव वाला जो ग्रोथ होता है वो एनाबॉलिज्म की वजह से होता है, जो नेगेटिव ग्रोथ होता है वो कैटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो जो ग्रोथ होता है ना, बेसिकली जो लिविंग बीइंग में ग्रोथ होता है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो जब ग्रोथ होगा लिविंग बीइंग में तो मेटाबॉलिज्म भी सेल्फ वहाँ पे इंक्लूडेड है वो फैक्टर। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। लिविंग बीइंग्स हैव एबिलिटी to sense the condition of their surrounding and respond to these stimuli। तो लिविंग थिंग ऐसे चीज़ों को भी हम बोलेंगे, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म को या फिर ऐसी चीज़ों को बोलेंगे, बींग्स को बोलेंगे जो रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई पे। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि टच किया, ठीक है, आप एक जैसे आप दूसरे अपने किसी फ्रेंड को टच कीजिए तो उसका रिस्पॉन्स, और एक बॉटल को टच कीजिए उसका रिस्पांस। तो बॉटल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, पटक दीजिएगा तो ज़रूर से वो, जैसे ग्लास बॉटल है तो वो पटक के टूट जाएगा, बट रिएक्ट नहीं करेगा, वो चिल्लाएगा नहीं आप पे, रिएक्ट नहीं करेगा कि क्यों पटक दिया क्या मुझे, क्यों ऐसे, ठीक है। बट आप इंसान को आप एक थप्पड़ मार के देखिए, दूसरा थप्पड़ आपको लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्स। जब भी स्टिमुलाई आप देते हैं तो उस पर जो रिस्पॉन्स आता है वो सिर्फ लिविंग बीइंग के केसेस में आएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूछा जाता है पॉइंट वाइज, ऐसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टर्स जो डिस्टिंग्यूश करते हैं लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से, वो कौन कौन से होते हैं। तो ग्रोथ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया, इतना छोटा चैप्टर था, नहीं एक सेकेंड, 514 पेज नंबर एंड दिस इज़, ये है ही। तो चलो उतना ही था। तो हम दूसरा चैप्टर भी कर लेते हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कर लेते हैं। उतना लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बच्चे हैं क्या कि बस उतना ही पढ़ेंगे एक दिन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कर लेते हैं हम। There are millions of organisms. It is impossible to study each individual separately. Classification means to categorize an organism into different groups. Study of an individual of a group gives us idea of rest of member of that group. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि आप अगर एक एक इंडिविजुअल को पढ़ने बैठिएगा तो ये मतलब ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत इम्पॉसिबल टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल को आप नहीं पढ़ सकते हैं। तब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम कैटेगराइज कर देंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में हम कैटेगराइज करेंगे। एक जैसे जो कैरेक्टर्स होंगे उसको एक जगह रखा जाएगा, फिर दूसरा एक टाइप ग्रुप बनाएंगे जिसमें उस टाइप के जो एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उसको वहाँ रख दिया जाएगा। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ताकि एक सेट ऑफ क्रिएचर्स एक ग्रुप में, फिर दूसरे सेट के क्रिएचर्स दूसरे ग्रुप में। तो उसमें आपको क्या होगा कि ग्रुप का आपको फीचर्स पढ़ लेना
होगा। ग्रुप का फीचर पता चल गया तो उस ग्रुप में जितने भी एनिमल होंगे ऑन एन एवरेज आपको वो वाली जो फीचर होगी वो मिल ही जाएगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। Linnaeus divide all organism into two kingdoms। तो ये जो कैरलस लिनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट किंगडम को ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक प्लांट में कर दिया, एक एनिमल में कर दिया। तो लिविंग बींग्स को इन्होंने दो कैटेगरी बना दिया, एक तो प्लांट बना दिया, एक एनिमल। प्लांट ऐसा होता है कि फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता है अनलेस कि वो क्रीपर्स हो, जैसे क्लाइंबर्स हो। जैसे आपने देखा होगा कि पंपकिन का जो पौधा है वो ऐसे फैलते जाता है, ठीक है। या फिर जैसे कोई वाइन हो, जैसे कि ये अंगूर हो ना, अंगूर का जो पौधा होता है क्लाइंबर होता है, वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जितना उसको ये करेगा उतना ग्रोथ होगा और वो उतना फैलते जाता है। तो उसको मूवमेंट नहीं बोलेंगे हम, स्टैब्लिश, उसका रूट तो फिक्स है ना। एनिमल के केस में आप लोकोमोशन आप देख सकते हैं एक प्लेस से दूसरा जगह। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, दो किंगडम बना दी, प्लांट बना दिया किंगडम। और ये इनकी बुक में लिखी हुई है, सिस्टम नेचुरे में लिखा गया है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सिस्टम नेचुरे किसने लिखा। कैरलस लिनियस, आप इसको टिक कर देंगे। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज लेड इन द लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय विच वाज स्टार्टेड बाय लिनियस ओनली। तो आज के तरीके में जो हम किंगडम का ये देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि पाँच टाइप में है, डिवाइडेड है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो स्टार्टिंग किया, इसको जो इनिशिएट किया वो लिनियस जी ही थे, और इन्हीं के सिस्टम पे अभी का जो मॉडर्न सिस्टम है वो बेस्ड है। देयरफॉर कार्लस लिनियस इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इसीलिए क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, तो इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हम बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, हम लिनियस को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान रखिए। ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या ग्लीना, देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकन्सिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो बदलते रहता है। जैसे कि वायरस में ही आप देख लीजिए, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तभी वो ग्रो करेगा। वायरस अगर किसी लिविंग बॉडी में चला गया है, इन्फेक्ट कर चुका है, होस्ट को इन्फेक्ट कर चुका है, तभी वो उसका ग्रोथ है। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे ही रखा हुआ है बाहर बिना किसी होस्ट के सपोर्ट के, तो वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये लिविंग भी हो गया और नॉन लिविंग भी हो गया, लेकिन इसको रख रहे हैं हम किंगडम में, तो रख रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी प्लेसमेंट जो है अभी उसको रिकन्सिडर करना चाहिए और नया टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का मेथड आना चाहिए। चलिए आज हम देख लेंगे, यहाँ पे आर विटकर जी थे, उनके द्वारा 1969 में जो प्रपोज किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम देखेंगे। इसमें 5 कैटेगरी हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी और प्लांटे, फिर एनिमलिया। चलिए अब देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन 1969 बाय R.H. विटकर। तो R.H. विटकर जी ने 1969 में क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अभी आप देखिए कार्लस लिनियस के टाइम में 2 ही था, प्लांट और एनिमल। 5 हो गया, ये 1969 में आके R.H. विटकर ने इसको 5 टाइप में कैटेगराइज कर दिया। द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स आर इट्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो क्राइटेरिया है ना, किस किस बेसिस पे इनको 5 कैटेगरीज में डाला गया है। तो complexity of cell structure, complexity of body of organism, mode of nutrition, लाइफस्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सब तरीका है जिसके वजह से इन लोग को 5 ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया, 5 किंगडम में इसको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला हम देख लेते हैं मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो टाइप ऑफ इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्क्योबैक्टीरिया हो गया, फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम अंडर दिस किंगडम। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया ना, उस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक वर्ड आ गया यहाँ पे। तो देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होगा और एक दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। अब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलेंगे कि जिसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फैला होता है, फैला हुआ होगा, इसके पास कोई कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म में इसका ये ऑर्गेनिज्म हो गया और इसका ये जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका कोई आउटर कवरिंग नहीं है, ठीक है, इसका आउटर कवरिंग इज़ मिसिंग, तो इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट बोलेंगे। अब यूकैरियोट हम किसको बोलेंगे, यूकैरियोट हम उसको बोलेंगे कि जिसका जेनेटिक मटेरियल इज़ कन्फाइंड विद इन अ मेम्ब्रेन, तब जाके ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूकैरियोटिक। और ये जब मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ये जब मेम्ब्रेन यहाँ से हम हटा देंगे और जेनेटिक मटेरियल इनका फैल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। बेसिक डिफरेंस यही होता है। अब ये जो किंगडम है, यहाँ पे आप 5 क्लासेस देख रहे हैं ना, 5 किंगडम देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो है ये है प्रोकैरियोट और बाकी ये सब सारे यूकैरियोटिक हैं। मतलब इन सब सारे के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा इनका कन्फाइंड होगा, एक सेल, इनकी जो जेनेटिक मटेरियल होगी न्यूक्लियस के अंदर होगी और अच्छे से डेवलप करके वो बंद रहेगा एक मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। बट मोनरेंस के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने और क्या देखा, एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। ये अब एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, क्योंकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है कि पूछेगा अगर कि इनमें से कौन कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, तो आपको बता देना होगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। दिस किंगडम includes unicellular form usually found in aquatic habitats on the basis of mode of nutrition. They are autotrophic, parasitic or saprophytic. Diatoms, flagellates and protozoa comes under this kingdom. Euglena have both heterotrophic and autotrophic mode of nutrition, so it is placed between plant and animal. तो यूग्लिना यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दिया ना आपको, ये चीज़ भी याद करके रखिए कि यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसके पास हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। और हाँ, ये समझ लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो सारे होंगे जो खुद से अपना खाना बना लेंगे। खाना बना लेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान ही है ऐसा कि खुद से खाना बना लेता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट विद द हेल्प ऑफ देयर क्लोरोफिल जो होता है उनका, वो सन लाइट कैप्चर करके खुद से वो लोग अपना जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके थ्रू भी वो लोग खुद से जनरेट करते हैं, तो इसीलिए वो बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में होगा कि एक कोई होस्ट है उसके ऊपर आ जाएगा, जो पैरासाइट है वो आ जाएगा और फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन अपना लेगा, तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और ये तरीका है पैरासिटिज्म का, ठीक है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक जो भी है, डेड एंड डिकेड मटेरियल्स पे फीड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक तरीके से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फंगी में क्या देखना है। दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट। फंगी जितने भी सारे होंगे इसमें नॉन ग्रीन प्लांट होंगे, एक भी प्लांट जो ग्रीन है वो इसमें नहीं आएगा। It has saprophytic nutrition growing on dead and decaying organic matter. I told you ना कि ये लोग डेड और डिकेड मैटर्स पे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है फंगी, ठीक है। और ये जो तरीका होता है उसको सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। द सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे, मशरूम, म्यूकर, अल्ब्यूगो। तो अब देख लीजिए, अब फंगी में आपको क्या क्या याद रखना है, आपको फंगी में ये क्या याद रखना है कि जितने भी सारे नॉन ग्रीन प्लांट होंगे फंगी होंगे। ये इनका तरीका जो न्यूट्रिशन का होता है सैप्रोफाइटिक मोड होगा। इनके पास जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मशरूम देख सकते हैं, म्यूकर देख सकते हैं और अल्ब्यूगो देख सकते हैं। फिर आएगा
हाँ, फिर आता है प्लांट, यस सॉरी, तो फिर आता है ये प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम देखते हैं एक्सेप्ट अलगी, डेटम्स, फंगी, मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड अच्छा हाँ, यहाँ प्लांट में कौन कौन सब आ जाएगा, तो एक तो हम सबसे पहले मोनरा को हटा देंगे, ठीक है, फिर डेटम, फंगी और मोनरा और प्रोटिस्टा को हटा दिए, फिर फंगी, डेटम को हटा दिए और कुछ अलगी को हटा के जितने भी प्लांट होंगे सब प्लांट किंगडम में आएंगे। वहाँ यहाँ पे यही लिखा हुआ है। एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स कम्स अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन को अगर छोड़ देते हैं तो जितने भी किंगडम है, जितने भी एनिमल हैं, सब इसी किंगडम में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये सिस्टम है, जो भी हम प्लांट्स या एनिमल्स देखते हैं ना, इनके नॉमेनक्लेचर, इनको नाम दिया गया है इस तरीके से कि पहला जो नाम होता है वो जीनस होता है और दूसरा जो नाम होता है वो स्पीसीज होता है। और इसमें ये भी है कि पहला जो जीनस नाम होगा ना वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, बट जैसे कि होमो सैपियंस हम बोलते हैं, हमारे ह्यूमन बींग को होमो सैपियंस बोला जाता है, और सैपियंस को ऐसे कैपिटल लिखना नहीं है, ये छोटा होगा, मतलब स्मॉल लेटर में सैपियंस लिखाएगा। बट होमो में ऐसा नहीं कि आप होमो ऐसे लिख दीजिएगा होमो, ये गलत हो जाएगा बायोलॉजी के हिसाब से। बाकी जिसको नहीं पता है वो लोग तो लिखेंगे। और हाँ, बायोलॉजी में ये भी होता है कि होमो सैपियंस अगर आपको लिखना है, एग्जैक्टली अगर आपको लिखना है ना, तो आपको क्या करना होगा, आप तो ऐसे इटैलिक्स नहीं लिखेंगे। इटैलिक्स लिखिएगा तो लगेगा कि आप कर्सिव हैंडराइटिंग है आपकी। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजी का ये तरीका होता है, होमो को अंडरलाइन कर दीजिए और सैपियन को अब अंडरलाइन कर दीजिए, तब होगा ये बायोलॉजिकल, इनका परफेक्ट नेम नोमेनक्लेचर ऐसे लिखा जाता है। माइंड यू दिस इज स्मॉल लेटर, ओके, दिस वन इज़ कैपिटल। चलिए, तो अब देख लेते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे तरीका क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। देयर वाज अ नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, इंटरनेशनली भी उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। तो इसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लाया गया। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ गिवन टू प्रॉपर नेम, ठीक है, मैंने बताया आपको, पहला नेम जो होता है वो जीनस होता है, always start with capital letter, and second name is a species that is start with small letter. So this is the way if you are writing. अभी तो आपका OMR शीट भरना है, आपको नहीं लिखना है, बट जिनको लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर है, साइंस में सब्जेक्टिव पेपर है, या मेंस में आएगा, जो बॉटनी और जूलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, वो ऐसे अगर लिख के आ गए ना कि होमो सैपियंस, होमो में एच को छोटा कर दिए, एस को बड़ा कर दिए, ये सब नहीं होता। ये तरीका ही है बायोलॉजी में और ये पता होना चाहिए। और ये आपको हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए कि जीनस फर्स्ट नेम होता है या सेकंड नेम होता है, ऐसे करके, तो ये भी ध्यान रखिए आप। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ होमो सैपियन। होमो इज़ द नेम ऑफ जीनस हुज वन स्पीसीज इज सैपियंस। तो होमो एक ग्रुप है, होमो एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसका एक स्पीसीज है सैपियंस। होमो इरेक्टस होता है, बहुत सारा स्पीसीज होता है, होमो तो हो गया और उसके बहुत सारे स्पीसीज होंगे, जिसमें कि होमो सैपियंस जो है वो हमारा है। चलिए, यहाँ पे और एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, जैसे मैन को हम होमो सैपियंस बोलते हैं, कैट को फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं, फ्रॉग को राइना टाइगरीना बोलते हैं, डॉग को हम कैनिस फैमिलियारिस बोलते हैं, काऊ को हम बॉस इंडिकस बोलते हैं, हाउस फ्लाई को हम मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, मैंगो को हम मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं, राइस को हम ओराइजा सैटिवा बोलते हैं, पी को हम ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट है ये ट्राइटिकम एस्टिवम, पी हम बोलते हैं पाइसम सैटिवम को, ग्राम को सिसर एरिटिनम बोलते हैं, मस्टर्ड को हम ब्रासिका कैम्स्ट्रीज बोलते हैं। तो देखिए, इसको आपको प्रोनाउंस करने की ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कभी ज़रूरत होती है नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट को इस लेवल पे, जब हम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस आपको लेकिन ये याद रखना होगा, नाम आपको ध्यान में रखना होगा। प्रोनाउंसिएशन आप नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये सब नाम ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे पे कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वाइंड अप करते हैं आज यहीं पे, क्योंकि ये जो स्टडी ऑफ सेल है इसमें तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, वो भी पढ़ना है क्या।
हाँ, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्रोमोसोम्स तक आ गया, डीएनए आरएनए आ गया, माइटोसिस भी यहीं पढ़ना है इसी चैप्टर में। माइटोसिस, मियोसिस, साइटोलॉजी। अरे अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। ठीक है, आज नहीं हो पाएगा ये। आज हम सेकंड जो हम लिविंग किए और क्लासिफिकेशन किए वहीं पे रख देते हैं। नेक्स्ट दिन हम देखेंगे ये वाला चैप्टर, सेल चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज तो चलिए तो फिर आप इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई कहीं पे परेशानी लगी तो आप अपना कंसर्न यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों का ये भी आ रहा है कि इस सीरीज़ को हिंदी में कराइए, तो अब तो मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश वाला। अब जल्दी से इंग्लिश वाला ख़त्म कर लेते हैं, फिर हिंदी में करेंगे उसको। बोलते तो वैसे हम हिंदी में ही हैं, तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हिंदी में ही हिंदी वाले को समझ में आएगा, मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो भी हम कर लेंगे। बट अब ये तो स्टार्ट हो गया ना, अब इसको आधा छोड़ के फिर हिंदी में शिफ्ट हो जाएं, वो तो फिर गलत बात है। तो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, फिर हिंदी वाला करेंगे। तो ये वाला कंसर्न छोड़ के आप दूसरा कोई कंसर्न है तब यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारे से जुड़ना है, टेलीग्राम पे बहुत सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, क्विज टेस्ट ये सब प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आपको उसका भी बेनिफिट लेना है तो आप आके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन भी दबा के रखिए। और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप देख सकते हैं कि आज वाला चैप्टर आपके काम का है कि नहीं। अगर है तो आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए, फिर से आप अपना क्वेश्चन रखिए आपको जहाँ दिक्कत आती है। और अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप मारिए, अपने पढ़ाई पे लगिए, अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपना इन्हांसमेंट कीजिए। फाइनल टारगेट तो यही होना चाहिए कि सबका सिलेक्शन हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।